वेलकम बैक। मैं लवकेश साया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम आज इस वीडियो में देखेंगे आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आपके जैसे क्वेश्चंस बने या फिर आपके जो है CTET में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। हम हर जगह से क्वेश्चन को उठा रहे हैं और आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है, मतलब अनुरूप समनुरूप है, समानुरूप होना चाहिए। ठीक है, पहला जन्म से 2 वर्ष, देखो ये तो नहीं, ये तो आपकी इंद्रिय जनित अवस्था की है। ठीक है, 2 से 7 आपकी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है, 7 से 11 है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 साल से ऊपर की है आपकी औपचारिक, है ना, औपचारिक। तो यहाँ पर आपका जो मूर्त वाली कौन सी थर्ड है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना, उसके बारे में जो कौन सी विशेषताएं है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है, नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक, मतलब उन्होंने बहुत सारे बच्चों पर किया ना इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट की बच्चे क्या जवाब देते हैं। तो जो सेम एज ग्रुप के बच्चे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो थर्ड क्लास का जो एज ग्रुप 3 से लेकर 8 तक का या 7 का है, ठीक है, वो बच्चे सारे बच्चे सेम प्रॉब्लम का सेम आंसर दे रहे हैं। और जो वही क्वेश्चन यदि जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे ग्रुप से पूछी जाती है ना, जिसका एज ग्रुप ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए आपका 10 से 15 का है, ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो वो उसी प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो क्या ये सार्वभौमिक है? यदि हम वही एक ही जो प्रॉब्लम है बच्चे से पूछते हैं इस एज ग्रुप से कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो वो एक ही जवाब देते हैं। तो क्या नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक है? पहले वो प्री कन्वेंशनल स्टेज पर होते हैं, है ना, सही बच्चे जो है वर्ल्ड में, फिर वो कन्वेंशनल स्टेज पे जाते हैं, फिर वो जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे। तो ये क्या है, ये आपकी जो है सार्वभौमिक, ये जो है कोलबर्ग ने बताया। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। नैतिक विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फोर्थ है, नैतिक विकास मुख्य सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, तो ऐसा भी नहीं कि सांस्कृतिक मूल्यों पर ही निर्भर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की प्रक्रिया में गलतियाँ हैं, तो क्या है सीखने की प्रक्रिया में गलतियाँ क्या हैं हमारे लिए? सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है, देखो नहीं, सफलता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहना गलत है। सफलता के समान महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये कहना भी गलत है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होएगा ही नहीं। देखो, सफलता के समान महत्वपूर्ण है गलतियाँ, ये इसलिए बोला गया क्योंकि चाहे विश्व का वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो कोई किसी काम को कोई व्यक्ति पहली बार करता है तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा, ठीक है ना, किसी प्रोसेस में, किसी चीज़ को करने में, किसी चीज़ को बनाने में। ठीक है, जैसे कि हम लेते कुकिंग का उदाहरण लेते हम कि किसी व्यक्ति ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर, है ना, खाना बनाना सीखा, उसने वीडियो देखी और वो वही चीज़ सेम प्रोसेस कर रहा है, तो क्या करेगा, पहली बार बना रहा है और ने एक बार वीडियो देखी, तो इस पहली बार वीडियो देखने के बाद और जब वो तुरंत बनाने बैठा है ना, वीडियो कम देख ली उसने, तो वो गलती कहीं ना कहीं जरूर करेगा, कहीं ज़्यादा नमक कर देगा, कम कर देगा ना, कोई मसाला भूल जाएगा, कोई प्रोसेस कोई स्किप हो जाएगा उसका गलती से, माइंड से। तो क्या है, गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ समान है, किसकी, सफलता के समान है। इसी तरीके से हमें बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या बना रखा है बच्चे ने अपने दिमाग में, किसी चीज़ को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट गलत है तो आपको बच्चे की कॉपी में वो है नज़र आ जाएगा। जैसे बच्चे की कॉपी है और आपने बच्चे की कॉपी चेक करी तो उसमें कुछ शब्द लिखे पड़े हैं, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में बच्चे ने क्या कर रखी है, गलती कर रखी है। जहाँ बड़ी की लगनी चाहिए वहाँ छोटी की लगा रखी है, ठीक है, कहीं कहीं सही भी लगा रखी है, मतलब बच्चा कन्फ्यूज़ है। तो उससे क्या पता चलेगा कि बच्चा को जो है मात्राओं में दिक्कत है। तो क्या गलतियों से तो पता चल रहा है कि नहीं, तो गलती नहीं, आप कोई भी चेक करोगे नहीं, गलती पता करोगे नहीं, तो बच्चा तो आगे चलता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है इसलिए वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकलन के लिए उपकरण नहीं है। देखो, आकलन के लिए क्या उपकरण नहीं है? देखो, आकलन में हमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कितना सीखा है या कितना समझ आया है बच्चे को ना, या बच्चे की पहले प्रोग्रेस कितनी थी उसकी, हम मतलब बच्चे की प्रीवियस प्रोग्रेस से बच्चे की करंट की जो प्रोग्रेस है उससे कंपैरिजन करते हैं हम कई बार।
तो पहला ऑप्शन है देखो मौखिक सवाल पूछना, आकलन से हमें पता चलता है कि जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर के तुरंत बाद हमने बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर से रिलेटेड या वैसी कंडीशन या वैसी सिचुएशन से रिलेटेड, बच्चे ने जवाब दिया तो आप बताओ कि भाई हाँ भाई इसकी जो ये थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर थिंकिंग बन चुकी है और इसको ये लगा पा रहा है डेली लाइफ में भी और वैसे भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा, परियोजना भी होगा इसमें, असाइनमेंट भी आएगा, लेकिन आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो याद करने पर आधारित होते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो आप लगा पाओगे, तो ये आकलन के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं के शिक्षण कार्य और कार्य से प्राप्त संतुष्टि में भी रुचि शामिल है। तो ठीक है, देखो कोई व्यक्ति ना इसलिए काम नहीं कर रहा कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा ना, उसे खाने के लिए मिलेगा कुछ उसे कोई दूसरा व्यक्ति गिफ्ट देगा, टीचर उसे कुछ गिफ्ट देगी ना या उसकी तारीफ करेगी स्टेज पर आकर, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भाई उसको अंदर से संतुष्टि मिलती है, ठीक है, उस काम को करके। तो क्या है, तो किस तरीके से मोटिवेटेड व्यक्ति है, ये है आंतरिक रूप से मोटिवेटेड व्यक्ति। जैसे कि किसी बच्चे को किताबें पढ़ना पसंद है ना, वो किताब इसलिए थोड़ी पढ़ रहा है कि मुझे नंबर अच्छा आ जाए, वो तो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उससे नॉलेज चाहिए, उसको अंदर से ये है रुचि, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। बाहर से संचालित नहीं होती जो ये मोटिवेशन है आंतरिक वाली, लेकिन बाहरी वाली जो है ये पूर्ण रूप से बाहरी रूप से संचालित होते हैं कि जो है अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे बाईसाइकिल में देंगे घर वाले ना, या वीडियो गेम ला के देंगे यदि मैं फर्स्ट आया सेकंड आया, तो क्या ये बाहरी रूप से संचालित होती है, लेकिन आंतरिक वाली में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। तो देखो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मतलब 8 क्लास तक लेकर आपकी जो है कौन आपकी जो है बुक का पाठ्यचर्या का निर्माण करता है आपका, वो आपकी NCERT, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NCF के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, कौन सी संस्था जिम्मेदार है आपको वो बताना है। पहली है आपकी NCERT, दूसरी है NCTE ये नहीं है आपकी, NEUPA नहीं, ये भी नहीं है, RCR भी नहीं है, RCR ये भी नहीं है, और फर्स्ट ही है आपकी जो है NCERT ना। NCERT के अंतर्गत जो है NCF आता है, ठीक है, उन्होंने बनाया आप ये बोल सकते हो, या फिर उन्होंने हेल्प करी है, कुछ ही बोल सकते हो, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मुख्य रूप से भारतीय सिद्धांतों से लिया गया है, भारतीय सिद्धांतों से लिया गया सार्वभौमिक शिक्षा का, ठीक है, जो ये कि बच्चे को सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, सब ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें यहाँ पर अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 21A। देखो 21A में तो आ चुका है ये, ठीक है, लेकिन ये लिया कौन से अनुच्छेद से था, ये लिया था अनुच्छेद 45 से, ठीक है ना। इसी के अंदर बोली गई थी कि जो है बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री से मतलब जो है जो प्राथमिक शिक्षा है उसे पूर्ण करनी है, चाहे वो कहीं किसी भी कास्ट जाति का हो। किताबें जो है मुफ्त मिलेंगी, ड्रेस वो मुफ्त मिलेगी बच्चे को, स्कूल में खाना मुफ्त मिलेगा, ठीक है ना। जो यदि बच्चा अच्छी प्रोग्रेस करता है तो उसे जो है पैसे ही मिलते हैं ना, स्कॉलरशिप जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पहले कौन से उसमें थी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत थी 45 में, अनुच्छेद 45 के अंदर। लेकिन फिर हमने इनसे क्या समझा कि यार ये तो मौलिक, ये तो ज़िंदगी की जीने के लिए ज़रूरी है, तो हमने 21A में से ला के रख दिया, ठीक है ना, इसमें रख दिया कि ये जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के अंदर ला के रख दिया। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा अनुच्छेद से आया, 45 से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुपस्थिति की समस्या से समाधान इस प्रकार निकाला जा सकता है। देखो अब बच्चे देखो ना स्कूल में आते हैं या फिर नहीं, मतलब क्लास में नहीं आते, कुल मिला के बात ये है ना, स्कूल में आते हैं तो भाग जाते होंगे या फिर क्लास अटेंड ही नहीं करते। तो इसका समाधान निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहला छात्रों को दंडित करना, देखो बच्चों को मार पीट नहीं करना, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा मिठाई वितरित करना, कि हम उन्हें मिठाई देंगे जिसकी लालच में आकर वो स्कूल आएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना। उन्हें हम पढ़ाएंगे, भाई वो पढ़ना ही तो नहीं चाहते, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन आपका माता पिता से संपर्क करना, कि भाई उनके पेरेंट्स से संपर्क करो, ये पता लगाओ कि वो घर में कैसे रहता है, क्या प्रॉब्लम है कि वो क्लास नहीं अटेंड कर रहा है ना, क्या पता वो किसी मजदूरी कर रहा हो, बाल मजदूरी कर रहा हो, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो, ठीक है, क्या पता वो घर वालों को भी पागल बना रहा हो, स्कूल जा रहा हो। तो पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें बच्चे के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, और पता चलती है हमें बच्चे के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
एक स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? तो वह जो स्वयं के से, उसकी भावनाओं से और उसकी सीमाओं से जागरूक हो। बड़ी ठीक है। देखो स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसे खुद के बारे में पता हो कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, अच्छा बुरा हूँ ना, या मेरी क्षमता है क्या है, मेरी कमी क्या है, उसकी भावनाओं के बारे में पता हो, भावना कैसे उसकी काम कर रही है, और उसकी सीमाएं भी पता हो कि है ना, कि मेरी ये लिमिटेशंस है इस क्षेत्र में या फिर यहाँ पर, या इस व्यक्ति से मुझे इस तरीके से बात करनी है। इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप किसी बड़े से उल्टा नहीं बोल सकते ऑफिस में, है ना, अपने बड़े अफसर से, तो ये एक सीमा ही तो है कि आपको पता है भी मेरे से उल्टा नहीं बोलना, चाहे आपकी भावनाएं कितनी भी आपको जो है एग्रेशन रूप में लेकर आ रही हूँ। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा, स्वयं को स्वीकार करना है। देखो जैसे भी हो आप ना, आपको अपने आप को स्वीकार करना है। ये नहीं कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ ना, या फिर इस तरीके से जो भी होता है मेंटेलिटी होती है कि खासकर किशोरावस्था में होती है, इस तरीके को जो है इस चीज़ को वो है अलग करना है, और जो है कि खुद को स्वीकार करना है कि मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है इस बात में। तो थर्ड ऑप्शन है, जो ना भूतकाल में रहता है और ना ही भविष्य में वास करता है। ऐसा बन के रहो कि ना ही आप प्रेजेंट में रहो, मतलब पास्ट में, कि पास्ट में जो लोग रहते हैं ना कि हाँ भी मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, है ना, मैंने ये गलती कर दी, मतलब बीती बातों को लेकर रोते रहते हैं। अरे एक वो हैं लोग जो भविष्य में रहते हैं कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, लेकिन तुम हाथ पैर वैसे नहीं मारे, है ना, तुम काम कर नहीं रहे हो उस चीज़ के लेकर, लेकिन तुम कह रहे हो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है कि हमें ना ही भूतकाल में रहना है और ना ही हमें भविष्य में रहना है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो यहाँ पर जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना शिक्षकों के लिए किस प्रकार सहायक है? देखो टीचर्स के लिए किस तरीके से जो है हेल्पफुल है पाठ्य योजना, है ना, लेसन प्लान आपका। ठीक है, एलपी जिसे हम बोलते हैं। पहला ऑप्शन यह है, प्रभावी शिक्षण की ओर ले जाता है। बिल्कुल ठीक भाई। देखो एक टीचर वो है जो बिना लेसन प्लान के पढ़ा रहा है, एक नया टीचर है, और एक आप हो, आपकी भी नई ज्वाइनिंग हुई है और आप भी पढ़ा रहे हो बच्चों को, लेकिन आपके पास एलपी है। तो किसका इफेक्टिव होगा? आपका इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको पता है एलपी में आपको कहाँ किस टाइम पर क्या पूछना है बच्चों से, लेकिन उस टीचर को नहीं पता होगा जिसने एलपी तैयार ही नहीं करा। ठीक है। क्योंकि हमेशा ना जब हम एलपी बनाते हैं हम ये सोच के बनाते हैं कि ये 100% वर्क करेगी, लेकिन 100% कभी वर्क नहीं करती। ये भी आपका 95%, 99%, 1-8% की कहीं ना कहीं कमी रहती है। लेकिन जिसके पास एलपी ही नहीं है, इसका मतलब वो जीरो पे है। ठीक है ना। क्या पता वो दो शब्द बोले और बच्चे क्लास में शोर मचा दे, है ना। क्या पता उसका पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को ध्यान इधर उधर चला जाए, वो पढ़ा रहा है बच्चे को ध्यान इधर से उधर चला गया। तो हर एलपी में ये सब तरीके लिखे होते हैं कि हमें जो है बच्चों को कैसे जो है अट्रैक्शन अपनी तरफ करवाना है ना, टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन तो आपका ठीक होगा, इसलिए प्रभावी शिक्षण होता है इससे। दूसरा है, इससे पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाता है। लेसन प्लान इससे क्या होता है, जो आपका चैप्टर है ना, या जो आपका टॉपिक है उसका सब टॉपिक है, वो टाइम से कंप्लीट हो जाता है। कि आपने सोचा कि एक चैप्टर में 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप इसी तरीके से लेसन प्लान बनाओगे कि मेरे पास एक दिन में 45 मिनट है, और इस 45 मिनट में मैं तीन जो है सब टॉपिक खत्म कर दूंगा, 3 दिन में 9 सब टॉपिक खत्म कर दूंगा, चैप्टर कंप्लीट, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन भी ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका यह है, पहले बुनियादी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। अब देखो कैसे, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं ना, तो उसमें ना स्टार्टिंग में 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, ये जानने के लिए कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। पहले तो हम उसके आसपास से क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर बच्चा दे देता है, फिर एक क्वेश्चन हम ऐसा पूछ लेते हैं इसी से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो बच्चों को यहाँ पर पता नहीं है। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, बच्चा क्या कह रहा है, मुझे पता ही नहीं है और टीचर पढ़ा रहा है तो जानना, तो मुझे तो पता होना चाहिए और टीचर पढ़ा भी रहा है, तो क्या हुआ, उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका तीनों ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाते हैं वो आपका ठीक होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो आपको करें चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन। मैं डेली इस चैनल पर जो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, एक वीडियो आपकी पेडागोजी की इस चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। अभी आपका 20 अगस्त का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए उस एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए तो है ही ये वीडियो हेल्पफुल। साथ में यदि आप इन वीडियो को सही से देखते हैं तो आप 140+ तक भी ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।